इस मामले में पुलिस ने 1 दर्जन से ज़्यादा एफआईआर दर्ज की है और इसी मसले को लेकर 17 अगस्त यानी आज भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन तब हंगामा बरक गया जब आज सुबह यानी 17 तारीख की सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास बलौदा बाजार की पुलिस दल बल के साथ विधायक देवेंद्र यादव के निवास पहुंच गई। देवेंद्र यादव को ही क्यों लेकर गई, पुलिस के पास इसका क्या आधार, क्या सूचना अभी आई है, क्या किन कारणों से उनको गिरफ्तार कर रही है और इस मसले को लेकर देवेंद्र यादव ने जो शो ऑफ किया, जिसके बाद हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने आपदा में अवसर जैसा मामला कर दिया है कि जो लोग उपद्रव में शामिल थे उनकी जब पहचान की गई तो ये वो लोग थे जो विधायक देवेंद्र यादव के करीबी थे, देवेंद्र यादव के कट्टर समर्थक थे। लेकिन ये पुलिस की स्टोरी है, पुलिस की थ्योरी है। ये थ्योरी कोर्ट में कितनी टिकेगी भी कि नहीं टिकेगी, अभी इस पर समय है। देवेंद्र यादव पुलिस की गाड़ी के रूप पे छत पे हैं, चढ़ गए हैं। एक हाथ में संविधान है, एक हाथ में सफ़ेद झंडा है। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। बीते 10 जून को बलौदा बाजार में सतनाम पंथ के लोगों का एक प्रदर्शन था, विरोध प्रदर्शन था। विरोध प्रदर्शन हिंसक बलवाइयों में तब्दील हो गया। इन हिंसक बलवाइयों ने एसपी ऑफिस जला दिया, कलेक्ट्रेट ऑफिस जला दिया, जो गाड़ियां खड़ी थी उनको जला दिया, पुलिस कर्मियों पर हमला किया। इस मामले में पुलिस ने 1 दर्जन से ज़्यादा एफआईआर दर्ज की है और इसी मसले को लेकर 17 अगस्त यानी आज भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिस तरीके से देवेंद्र यादव ने इस पूरे घटनाक्रम को यानी अपनी गिरफ्तारी को शो ऑफ किया है, वो आपदा में अवसर की तरह है मामला। तो इस पर बात बाद में कि ये क्यों आपदा में अवसर जैसा लग रहा है। अभी तो शुरुआत में आप ये जानिए कि मामला क्या है जिस मामले को लेके देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है और क्यों गिरफ्तारी हुई है, पहले ये समझ लीजिए। तो देवेंद्र यादव साहब जो हैं विधायक भिलाई के, उनकी गिरफ्तारी हुई है जो बलौदा बाजार की एफआईआर है। एफआईआर नंबर है 386/2024। इसमें 1 दर्जन धाराएं हैं। इस जो क्राइम नंबर मैंने आपको बताया, इसमें धाराएं हैं 153A, 505(1), 505(1)B, 505(1)C, 109, 120B, 147, 148, 149, 186, 353, 332, 333, 307, 435, 436, 341, 427 आईपीसी और 3-4 सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984। ये धाराएं जिस एफआईआर नंबर पे हैं 386/2024, इसमें देवेंद्र यादव साहब की गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी के लिए भी तत्काल गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसकी एक व्यापक भूमिका थी। भूमिका ये थी कि जब ये घटना घटी, उस घटना के बाद में देवेंद्र यादव को कम से कम 4 नोटिस गए। सीआरपीसी की कंडीशन होती है 160, उसके तहत नोटिस इशू हुआ। नोटिस में पुलिस ने कहा कि भाई आप आइए हमारे पास, हमको आपसे बयान लेना है, कई तथ्यों के बारे में आपसे जानकारी चाहिए, क्योंकि जो साक्ष्य हमारे पास हैं उससे ऐसा लगता है कि आपके पास इसकी जानकारी होगी। शुरू में जब नोटिस आए देवेंद्र यादव नहीं गए। उन्होंने पहले कहा कि मैं बाहर रहूँगा, फिर अपनी अन्य व्यस्तताओं का हवाला दिया। उसके बाद हाई कोर्ट में एक याचिका लगी। हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि इस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं एक विधायक हूँ, मैं कहीं अगर चला जाता हूँ तो मुझ पर इस तरीके से दबाव बना रही पुलिस। आज भी हाई कोर्ट में वो याचिका लंबित है और यदि कोई निर्णय हुआ है तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक संज्ञान में नहीं है। ये नोटिस की प्रक्रिया चलती रही। 22 जुलाई यानी विधानसभा सत्र चल रहा था, एक बार फिर से नोटिस देवेंद्र यादव को पहुंचा कि भाई आप आ जाइए, आप बयान दे दीजिए। देवेंद्र यादव 22 जुलाई को बलौदा पहुंचे। बलौदा में उन्होंने अपना कथन दर्ज कराया। 1.5-2-2.5 घंटे तक रहे वो और बयान दर्ज कराने के बाद वापस आ गए। उसके बाद जुलाई का ये पूरा जो मसला था जुलाई में ही समाप्त हो गया, लोग भूलने लगे। अचानक 11 अगस्त को फिर उसी सीआरपीसी की 160 के तहत एक नया नोटिस इशू हुआ देवेंद्र यादव को और उन्हें कहा गया कि आप 16 अगस्त को आ जाइए बलौदा, हमें आपसे पूछताछ करनी है। इस बार का जो नोटिस था उसमें लिखा गया था कि 22 जुलाई को आपका कथन दर्ज किए जाने के पश्चात साक्ष्य संकलन में प्राप्त तथ्यात्मक बिंदुओं पर आपसे अग्रिम पूछताछ की स्थिति उत्पन्न हुई है। इन तथ्यात्मक बिंदुओं पर आपसे सूक्ष्म और प्रभावी पूछताछ कर जानकारी प्राप्त किए जाने के संबंध में आपकी उपस्थिति आवश्यक है। अब इन शब्दों को बहुत
आसानी से समझा जा सकता है, इतने क्लिष्ट नहीं है। मगर देखिए कि क्या कहा गया है। 22 जुलाई को आपका कथन दर्ज किए जाने के पश्चात साक्ष्य संकलन में प्राप्त तथ्यात्मक बिंदुओं पर आपसे अग्रिम पूछताछ की स्थिति निर्मित हुई है। आपसे इन तथ्यात्मक बिंदुओं पर सूक्ष्म और प्रभावी पूछताछ करना है। अब जब ये नोटिस आया तो देवेंद्र ने ये पत्र वापस बलौदा भेजा, बलौदा बाजार पुलिस को, कि देखिए मेरी पूर्व निर्धारित व्यस्तताएं हैं, मैं नहीं आ सकता, आप कोई अन्य तिथि दे दो, और बहुत ज़रूरी है तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर लो। बात आई गई हो गई, लेकिन तब हंगामा बरप गया जब आज सुबह यानी 17 तारीख की सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास बलौदा बाजार की पुलिस दल बल के साथ विधायक देवेंद्र यादव के निवास पहुंच गई। जैसे ही निवास पहुंची, अंदर घुसने की कोशिश हुई। विधायक देवेंद्र यादव अंदर ही थे, हंगामा हुआ, समर्थक आने लगे, कार्यकर्ता आने लगे, और उन्होंने इस बात का प्रतिरोध किया कि बगैर सूचना आप हमारे विधायक जी के निवास में कैसे घुस रहे हैं, क्यों आ रहे हैं आप? आपको तो नोटिस का जवाब दिया गया था, आपको बताया गया था। और इसको लेकर बड़ा देर तक गतिरोध चलता रहा। जैसे जैसे गतिरोध चलता रहा, कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती रही, हंगामा बरपते रहा। भांति भांति नेति नेति के समर्थक और उसके साथ साथ कांग्रेस संगठन से जुड़े बड़े पदाधिकारी भी देवेंद्र यादव के घर पहुंच गए, जिनमें पीसीसी चीफ दीपक बैज जी भी शामिल थे। वे भी आए। बड़ी देर तक वो देवेंद्र यादव के घर पे रहे, लेकिन अंततः शाम को करीब 5:30 पौने 6 बजे के आसपास देवेंद्र यादव को बलौदा पुलिस ने गिरफ्तार किया। वही मामला जो धारा 386/2024 का क्राइम नंबर है, उसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार करने के बाद उनको बलौदा पुलिस ले गई। अब ये तो एक घटनाक्रम कि भाई ये एफआईआर था, ये घटना थी और इस पर पुलिस ले गई। देवेंद्र यादव को ही क्यों लेकर गई पुलिस? के पास इसका क्या आधार, क्या सूचना अभी आई है, क्या किन कारणों से उनको गिरफ्तार कर रही है? और इस मसले को लेकर देवेंद्र यादव ने जो शो ऑफ किया, जिसके बाद हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने आपदा में अवसर जैसा मामला कर दिया है, इस पर भी बातचीत किसी के बाद। तो देवेंद्र यादव को आखिर बलौदा पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया? तो वो मैंने बताया आपको कि धाराएं 386/2024 का जो एफआईआर नंबर है उसमें उनकी गिरफ्तारी हुई है। देवेंद्र यादव क्यों? तो देवेंद्र यादव इसलिए क्योंकि जो भीड़ उत्तेजित हो गई, हिंसक हो गई, बलवाइयों में तब्दील हो गई, वो भीड़ जब मंच के पास थी, सभा स्थल के एक हिस्से के रूप में वो भीड़ थी, उस भीड़ का एक हिस्सा एक जगह पे खुद विधायक देवेंद्र यादव मौजूद थे। पुलिस की ये सूचना है जो कि वो सूत्रों के जरिए भेजती है हम पत्रकारों तक, और वो सूचना ये कहती है कि जो लोग उपद्रव में शामिल थे उनकी जब पहचान की गई तो ये वो लोग थे जो विधायक देवेंद्र यादव के करीबी थे, देवेंद्र यादव के कट्टर समर्थक थे। एक सूचना ये भी कहती है सूत्रों के जरिए, पुलिस सीधे नहीं कह रही, सूत्रों के जरिए, कि वो लोग जो उपद्रवी थे, उन उपद्रवियों से विधायक देवेंद्र यादव के निरंतर संपर्क थे। जब घटना घटी उसके बाद भी, क्योंकि तुरंत पकड़ाए नहीं, और उस घटना के बाद में जबकि जेल जाने वाले थे उसके पहले भी, और अलग अलग तरीकों से देवेंद्र यादव उनके संपर्क में बने हुए हैं, ऐसा पुलिस सूत्र कहते हैं। तो पुलिस की थ्योरी ये है, पुलिस का कहना ये है, पुलिस का मानना ये है। मैं फिर कह दे रहा हूँ, सूत्रों के हवाले से सूचना आती है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई बयान जारी नहीं कर दिया है, हो सकता है कि कुछ जारी कर दे बयान, मगर फिलहाल तो ये है कि पुलिस का ये मानना है कि बलौदा बाजार का जो घटनाक्रम हुआ, जो पूरे विवाद की स्थिति बनी, हंगामा हुआ, बवाल हो गया, बलवा हो गया, इसमें देवेंद्र यादव जी की उपस्थिति और उनके इर्द गिर्द के जो लोग थे, उनके करीबियत वाले लोग थे, उनकी अहम भूमिका थी। और इसलिए देवेंद्र यादव क्राइम नंबर 386/2024 में, जिसमें सर्वाधिक गंभीर धाराएं लगी हुई हैं, जो मैं आपको पढ़ के इसके पहले सुना रहा था, उन धाराओं में अन्य अभियुक्तों के साथ एक अभियुक्त के रूप में पहचाने गए हैं और बलौदा पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। लेकिन ये पुलिस की स्टोरी है, पुलिस की थ्योरी है। ये थ्योरी कोर्ट में कितनी टिकेगी, टिकेगी भी कि नहीं टिकेगी, अभी इस पर समय है। तो अभी तो बात बस इतनी कि पुलिस ने क्या किया है और पुलिस ने क्यों किया, किन आधारों पे किया, वो आपको मैंने बता दिया कि उसके पीछे पुलिस ने जो किया, गिरफ्तारी की, कार्रवाई की, उसका आधार ये था। अब इस मामले को लेके उस विषय पर आ जाते हैं कि इसको मैं क्यों कह रहा हूँ, देवेंद्र ने जो शो ऑफ किया वो आपदा में अवसर की तरह था।
देखिए बताते हैं आपको, ये नज़ारा देखिए। देवेंद्र यादव पुलिस की गाड़ी के रूफ पे, छत पे हैं, चढ़ गए हैं। एक हाथ में संविधान है, एक हाथ में सफेद झंडा है। सफेद झंडा सतनाम मत का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ये दोनों को हाथ में लिए हुए हैं, जोशीले अंदाज में दिख रहे हैं, सीना ठोक रहे हैं, ललकार रहे हैं और उसके बाद वो बलौदा के लिए निकल रहे हैं। इसके ठीक पहले जब देवेंद्र यादव घर से निकल रहे थे, बलौदा पुलिस के साथ जा रहे थे, तो भी उनके हाथ में संविधान और सफ़ेद झंडा यानी सतनाम पंथ प्रतीक था। उस पूरे हंगामे, उस पूरे जोश खरोश के बीच में जो इसमें समर्थक भी थे, खूब नारेबाजी चल रही थी, उस बीच में देवेंद्र यादव ने गिरफ्तारी के इस मसले को लेके बहुत संक्षिप्त सी एक बात कही। जरा पहले उसको सुन लीजिए। चलिए, इस गिरफ्तारी के आधार क्या है, क्या बता? भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरी हुई है। हमने निर्दोष सतनामी समाज के युवाओं की आवाज उठाई, उसके चलते आज ये सरकार जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके ये पेश कर रही है, खाना पूर्ति कर रही है, इसे हम डरने वाले नहीं है। सैकड़ों निर्दोषों के ऊपर कार्रवाई हुई है। सतनामी समाज को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर सरकार को लगता है देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करके वो अपनी पीठ दबा सकती है तो मैं तैयार हूं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम संविधान के लिए, आम आदमी के लिए हमारे लड़ते रहेंगे निरंतर। हमारी लड़ाई जारी। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं इस सरकार से। देवेंद्र यादव ये बता रहे हैं कि हमने सतनाम पंथ के मसलों को उठाया, उन समस्याओं को उठाया और ये सरकार हमें डराने की कोशिश कर रही है। जैसे ही देवेंद्र को लेकर पुलिस निकली है और उसके बाद ये फुटेज सामने आया, जो गाड़ी के ऊपर वो चढ़े, संविधान और सफ़ेद झंडा, तो एफआईआर की गंभीरता को आप छोड़ दीजिए किनारे, क्योंकि अब वो कोर्ट का मसला है, कोर्ट में क्या होना है। आप जरा देखिए इस युवा नेता की तरकीब। इसी को तो कहते हैं ना, आपदा में अवसर। बेहद गंभीर धाराएं हैं। कोई और व्यक्ति हो जो कि इसमें गिरफ्तार हुआ, क्योंकि कई और गिरफ्तार हुए हैं, पर जो गिरफ्तार हुआ होगा उसकी सांसें फूल जाएंगी इतनी धाराएं देख के, इतनी धाराएं पढ़ के। मगर ये देवेंद्र हैं, युवक कांग्रेस से भी नहीं बल्कि एनएसयूआई की पौध का ये वो युवा चेहरा है जिसको लेकर भविष्य की संभावनाएं, भविष्य में जो बड़े नेता छत्तीसगढ़ के गिने जाएंगे, खोजे जाएंगे, उसमें से अगर कोई एक नाम देखा जाता है तो देवेंद्र यादव का है। और देवेंद्र यादव को क्यों देखा जाता है, तो सिर्फ इसलिए नहीं देखा जाता है कि वो एनएसयूआई के हैं, इसलिए नहीं देखा जाता है कि युवक कांग्रेस में रहें, इसलिए भी देखा जाता है कि वो आपदा को अवसर में बदलना मुकम्मल जानते हैं। भला ये पुलिस की ही हिरासत में, पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की ही गाड़ी के ऊपर खड़े होके इस ढंग से कौन ललकारता है? ये देवेंद्र है। देवेंद्र ने ये स्थापित किया। लेकिन अब और भी समझिए, आपदा में अवसर यहीं पे नहीं थमा है। कांग्रेस को जो लोग समझते जानते हैं उन्हें मुकम्मल पता है कि कांग्रेस और गुटबाजी, इन दो को बिल्कुल अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए। आप गुटबाजी को हटा दीजिएगा और कांग्रेस की बात करिएगा तो राजनीतिक विश्लेषक कहेंगे ये कौन से कांग्रेस की बात कर रहे हो, गुटबाजी ही नहीं है। तो सत्ता में रहें तो भी और सत्ता में न रहें तो भी गुटबाजी होती है कांग्रेस के भीतर। फिलहाल जो कांग्रेस का स्ट्रक्चर है, फिलहाल जो कांग्रेस का ढांचा है, उसमें सीनियर लीडर्स हैं, वरिष्ठ नेता हैं। टीएस सिंहदेव साहब हैं, डॉक्टर चरणदास महंत जी हैं, पाटन के विधायक जो 5 साल की कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री थे, भूपेश बघेल, वो भी हैं। अगर राजनीतिक नर्सरी का कहरा को आप देखेंगे तो देवेंद्र यादव के करीबियत उनके गुरु भूपेश बघेल रहे हैं। लेकिन राजनीति भी तो प्रतिस्पर्धा ही है ना, वो एक जगह टिकती तो है नहीं। एक जगह टिके रहे तो भला राजनीति क्या है। तो देवेंद्र को लेकर देवेंद्र की जो उड़ान है
वो उड़ान कईयों को थोड़ा सा असहज कर देती है कि ये कैसे नया नया लड़का ये इतना उड़ रहा है। खासकर तब जबकि देवेंद्र की ये उड़ान चकित कर देती है जब वो भिलाई का विधायक रहते हुए बिलासपुर से सांसद की टिकट ले आते हैं। भिलाई और बिलासपुर में बड़ी दूरी है, ठीक है छत्तीसगढ़ का हिस्सा, पर दोनों के राजनीतिक परिदृश्य अलग अलग हैं। बहरहाल अब वापस आ जाते हैं अपन कि ये आपदा में अवसर जैसा मामला सिर्फ वहीं क्यों नहीं टिक रहा है जहाँ पे देवेंद्र दिख रहे हैं कि वो पुलिस के गाड़ी में उस पर खड़े हो गए हैं और एक हाथ में झंडा एक हाथ में संविधान दिखा रहे हैं। जैसे ही देवेंद्र की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद गुटों में बटी कांग्रेस की ओर से बयान आने शुरू हो गए हैं। सारे नेता एक साथ दिख रहे हैं, सारे नेता ये कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है और लामबंद होने की स्थिति दिख रही है। तो ये भी आपदा में अवसर का एक मसला है कि किस तरीके से कांग्रेस एक युवा नेता के साथ खड़ी हो रही है, उसके पीछे उसके समर्थन में। अब ये कितने जो खड़ा होना है, जूझना है, उपस्थित होना है, वो किस हद तक होता है ये अभी अनुसंधान या कि आने वाले समय का जब अध्ययन होगा तो समझ में आएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल ट्वीट पे बयान आने लगे हैं, एक्स पे ट्वीट अब चूंकि प्रचलन में है तो ट्वीट निकल जाता है, एक्स पे बयान आने लगे हैं। सबसे पहले बयान टी.एस. सिंहदेव साहब का आया जब देवेंद्र ने एक वीडियो जारी किया और उसमें कहा कि मुझे तो मैं डरूंगा नहीं, मुझे डराने की कोशिशें हो रही हैं। तो टी.एस. सिंहदेव साहब का बयान ट्वीट पर आया। उसी देवेंद्र के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि ये न्याय की प्रक्रिया नहीं है, ये प्रतिशोध का रवैया है। सरकार दोषियों पर कार्रवाई करे, जबरन राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर नहीं, टी.एस. सिंहदेव साहब ने कहा। टी.एस. सिंहदेव साहब के इस बयान के बाद उसी वीडियो को भूपेश बघेल की जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट हैंडलर है उन्होंने देखा और भूपेश बघेल के एक्स हैंडल पे एक बयान आया। थोड़ा सा लंबा बयान है सिंहदेव के मुकाबले, लेकिन तेवर ये भी आक्रामक है, बल्कि जो भूपेश बघेल की शैली है उसी शैली में बेहद आक्रामक कहना चाहिए। भूपेश बघेल ने जो लिखा है उसको मैं पढ़ देता हूं, सुनिए। अगर प्रदेश के मुखिया को यह लगता है कि एक युवा विधायक को गिरफ्तार करके अपने 8 महीने के कलंकित कार्यकाल को ढक लेंगे तो यह उनकी गलतफहमी है। सतनामी समाज के साथ हुए अन्याय को एक और अन्याय करके आप समाज को धोखा दे रहे हैं। पूरा प्रदेश, हम सब देवेंद्र यादव और सतनामी समाज के साथ खड़े हैं। करारा जवाब मिलेगा मुख्यमंत्री जी। छत्तीसगढ़, नागपुर और गुजरात से नहीं, यहीं से चलेगा। ये भूपेश बघेल का अंदाज और जो उनके शब्द हैं, आप जब उसको पढ़ने लगेंगे तो अपने आप समझ में आने लग जाता है संयोग से कि ये भूपेश बघेल हैं या विनम्र शालीन सौम्य से सिंहदेव हैं, कौन हैं, ये शब्दों से ही गूंजने लगता है। मगर सबसे दिलचस्प, बहुत गौरतलब बयान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी का है। उनका बयान जारी हुआ है, तो वो बयान आप अभी देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में है इसलिए उसको हमको लगाने में दिक्कत नहीं है, आसानी से हम लगा देंगे, आप उसको सुन भी लेंगे। मगर उन्होंने बहुत सधे अंदाज में, जो डॉक्टर चरणदास महंत की खूबी है कि वो इतने सधे अंदाज में बात को कहते हैं कि लोग ये कह जाते हैं डॉक्टर चरणदास महंत के लिए कि लोग पत्थरों से मारते हैं, लेकिन डॉक्टर महंत को अगर मारना हो किसी को तो फूल का इस्तेमाल कर लेंगे और उतना ही मारक लगेगा। ये डॉक्टर चरणदास महंत हैं। डॉक्टर चरणदास महंत ने जो बात कही है उसको वीडियो में फिर बता देता हूँ, सुन लीजिएगा। मगर जो उन्होंने कहा है उसको कुछ अंश में बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि आज जिस ढंग से देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने रचा है, ये अत्यंत दुखद है। बलौदा की घटना समाज को झकझोरने वाली घटना है, खासकर सतनामी समाज को। ये एक ऐसी घटना है जिसे समाज को बांटने के उद्देश्य से किया गया ऐसा लगता है। ऐसी घटनाओं में राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की ओर इशारा करना चाहती है कि ये घटना कांग्रेस द्वारा प्रेरित है, ये अत्यंत दुखद है, गलत है। और इसके बाद डॉक्टर महंत क्या लिख रहे हैं या क्या कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो पूरा घटनाक्रम है तो इसको लेके विशेष रूप से भाजपा की सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं को कांग्रेस और भाजपा की राजनीति से अलग रखते हुए
हमारी एक सामाजिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समरसता के नाम से काम करने और सामाजिक भाईचारा के नाम से काम करने की ज़रूरत है। ये डॉक्टर चरणदास महंत के जो उनका बयान है उसका एक अंश था। बेहद सधा हुआ बयान, बेहद ही संतुलित बयान। अब इस बयान के जरिए, इन शब्दों के जरिए डॉक्टर महंत ना तो ये कह रहे हैं कि वो सही है, ना तो ये कह रहे हैं कि हम गलत हैं। दोनों चीज़ें नहीं हैं, मगर बहुत कुछ है। और डॉक्टर महंत के बयान के मायने वैसे भी बाद में समझ में आते हैं कि ये जो बोल गए वो क्या बोला उन्होंने और उसके अर्थ क्या थे, वो किस जगह पे क्या प्रहार कर रहे थे। बहरहाल विषय यही कि एक कार्रवाई हुई, कार्रवाई लंबित थी। ये आभास सभी को था कि देवेंद्र यादव आज नहीं तो कल गिरफ्तार होंगे, इसी मामले में गिरफ्तार होंगे। जबकि ये बातें चल रही थी कि देवेंद्र यादव गिरफ्तार होंगे, तो खबरें ये भी थी कि देवेंद्र यादव की इस गिरफ्तारी के पीछे राजनीतिक समीकरण बहुत सारे हैं, जिन समीकरणों को लेकर साधने की कोशिश होगी। लेकिन ये शायद ही किसी ने सोचा होगा, शायद ही। मैं फिर दोहरा देता हूं, जो एफआईआर है, एफआईआर की जो धाराएं हैं वो इतनी विकराल और इतनी जटिल हैं, इतनी संगीन हैं कि मुश्किल पड़ जाएगी कोर्ट में। अगर पुलिस जिस तरीके से धारा लगाई है वैसे साक्ष्य होंगे, वरना कोर्ट में कई अपराधों का और कई धाराओं का क्या हश्र होता है ये दर्ज है इतिहास में, न कल इतिहास में बल्कि रोजाना ऐसे मामले आ जाते हैं। तो कोर्ट में क्या होगा वो अलहदा विषय। मगर जिस तरीके से कांग्रेस के भीतर खाने देवेंद्र यादव इस आपदा में अपने लिए अवसर तलाश गए हैं, वो मुस्कुराहट देता है मामला। उनकी चपलता, देवेंद्र यादव की प्रत्युत्पन्नमति, जिस तरीके से उन्होंने इसको शो ऑफ किया कि आपदा है तो कोई बात नहीं, इसे तो मैं अवसर की तरह लूँगा और देखो मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत तरीके से बगैर ज़्यादा कुछ कहे, एक हाथ में संविधान, एक हाथ में सतनाम प्रतीक झंडा लेकर देवेंद्र यादव ने क्या बताने की कोशिश की है। क्या इतना कठिन है? क्या ये रॉकेट साइंस है इसको समझना? और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के भीतर खाने देवेंद्र को पसंद करें ना करें, मगर देवेंद्र इस घटना के जरिए और बेहतर स्थापित हो रहे हैं। ये आज का आकलन है, हो सकता है कल इस आकलन में कोई परिवर्तन हो जाए, क्योंकि राजनीति में कोई चीज़ स्थायी नहीं होती है। मगर आज के इस आकलन में कहीं गलती होगी, इसकी संभावनाएं कम हैं। पर मैं तो खुद सीख रहा हूँ, हो सकता है कि मेरा आकलन गलत हो, मैं कुछ अतिरेक में आकलन कर रहा हूँ, चीज़ें कल और पलट जाएं। लेकिन आज जो दिखता है वो यही है, और यही सब आपको बताने आपके सामने हाजिर हुआ था मैं, क्योंकि सूचना थी, जानकारी थी, महत्वपूर्ण थी, और हर सूचना और हर जानकारी पे आपका अधिकार है। मैं सिर्फ माध्यम हूँ, मैं अपनी उसी भूमिका को अदा करने हाजिर हुआ था। फिर कोई सूचना, फिर कोई जानकारी होती है, मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आज जिस ढंग से देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने रचा है, ये अत्यंत ही दुखद है। बलौदाबाजार में हुई घटनाएं न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए वरन पूरे देश के लिए एक ऐसी घटना है जिसमें पूरे समाज को झकझोर दिया है, खास करके सतनामी समाज को। ये एक ऐसी घटना है जिसे समाज को बांटने के उद्देश्य से किया गया ऐसा लगता है। ऐसी घटनाओं में राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की ओर इशारा करना चाहती है कि यह घटना कांग्रेस के द्वारा प्रेरित थी, जो अत्यंत दुखद है, गलत है, और इस तरह की बातों से किसी भी सरकार को बचना चाहिए। मैं तो विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ में, इसे दोष देना चाहूंगा, आरोप लगाना चाहूंगा कि ऐसे घटनाओं को आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से अलग रखते हुए हमारी एक सामाजिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समरसता के नाम से काम करें, सामाजिक भाईचारे के नाम से काम करें। ये ऐसी घटना नहीं है कि जिसे एक दिन में भूला जा सकता है। मगर अगर हम इस घटना को अगर कांग्रेसी और भाजपाई के नाम से देखने लगे, जबरदस्ती किसी को गिरफ्तार करके आप उस घटना को कांग्रेसी द्वारा प्रेरित घटना बताएं, ये बहुत गलत बात है। मैंने अनेक सुबेरे से प्रयास किया है, मैंने स्वयं अध्यक्ष महोदय से कहा कि आप जाके देखिए क्या हो रहा है, और मेरे प्रयास के बावजूद भी, अनेक प्रयास के बावजूद भी हम सफल नहीं हो पाए। और
देवेंद्र को वहां जाना पड़ा, ये बहुत दुखद है। और खास करके तब जब रक्षाबंधन का त्यौहार, भारतीय जनता पार्टी को कि ऐसी घटनाओं को कांग्रेस की ओर ढकेलने की कोशिश न करे, कांग्रेसीकरण को करने की कोशिश न करे, ये अत्यंत दुखद है। और हम इसके लिए बहुत 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 कांग्रेस जन दुखी है और कांग्रेस जन देवेंद्र यादव के पीछे खड़ा है। हम सब साथ हैं।